students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसकी प्रीवियस वीडियोस में हमने न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन का टॉपिक डिटेल्ड पढ़ा है, जिसके अंदर हमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अलग वीडियो है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अलग वीडियो है, रेस्पिरेशन की अलग है। इसी तरीके से आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आज के टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन के साथ, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आज की वीडियो में पढ़ेंगे एंड इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है ये कई बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है कि मैम ये एक तरीके की भूल भुलैया टाइप लगती है हमें कि कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ वो जा रहा है, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो आई एम श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपकी सारी क्वेरीज का जवाब आपको मिल जाएगा और ये वाला टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी लगने लग जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ प्रोसेसेस की जर्नी को आज के टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन के साथ। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन जो है इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हो ना हो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, है ना। हमारी बॉडी में सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। वो कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों? वो होते हैं हमारे फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल्स, ये सारी ही चीजें हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट होती हैं, यानी कि हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। हम ये कह सकते हैं सर्कुलेट हो रही हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम। हम ये कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं आज हम, है ना। ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये बात आती है कि चलो ठीक है कि फूड ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन इन्हें कर कौन रहा है? इन्हें ट्रांसपोर्ट कर कौन रहा है? एनर्जी को, फूड को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? तो उसका वन होल सॉल्यूशन है ब्लड कर रहा है। कौन इन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहा है बच्चों? ब्लड, ठीक है। अब ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आप देखेंगे कि इस वीडियो में आपको आज के सेशन में ये चीज़ें आप धीरे धीरे माइंड मैपिंग के द्वारा, फ्लो चार्ट्स के द्वारा अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल बच्चों का खेल लगेगी, ठीक है। कुछ भी नहीं है, हमारी बॉडी में चल क्या रहा है बस उसके बारे में जानना है, जिसकी क्यूरियोसिटी आई एम श्योर आप सभी को ही होगी, है ना। तो ब्लड जो है वो क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, आप सभी को पता है। फ्लूइड मतलब बहने वाली चीज़, कनेक्टिव मतलब ये कनेक्ट कर रहा है दो ऑर्गन्स को, है ना। एक ऑर्गन से ब्लड जाता है दूसरे ऑर्गन तक, ऑक्सीजन को देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, कनेक्टिव। और ये एक टिश्यू भी है, सेल्स से मिलकर बना हुआ है, मानते हैं इस चीज को, ठीक है मैम। इतनी चीज तो हमें समझ में आ गई कि ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यानी कि अब हमें ब्लड से ये चीजें ट्रांसपोर्ट करवानी है। तो इसका मतलब कि हमें कोई ना कोई, आपको लगता है पंपिंग ऑर्गन की भी जरूरत पड़ेगी? पंपिंग ऑर्गन की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। जैसे कि अगर आप अपनी साइकिल में, बाइसाइकिल में हवा भरवाते हैं, हवा भी तो फ्लो करती है, लेकिन क्या वो अपने आप भर जाती है बाइसाइकिल की टायर में? नहीं, उसको भी हम पंप करते हैं ना। सिमिलरली हमें भी ब्लड को फ्लो करवाने के लिए उसको पंप करना ज़रूरी है। तो बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि ब्लड को फ्लो करवाने के लिए इसको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। इसकी नेसेसिटी क्या है, इसकी ज़रूरतें क्या हैं? तो इसकी ज़रूरतें हैं 3, जिनको हम 3 पॉइंट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्लड नीड्स, तो आप लोग साइड बाय साइड नोट्स भी बनाइए, क्योंकि अभी जब मैं समझाऊंगी तब तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है समझ में आ रहा है। बाद में रिकॉल करने के लिए भी तो आपको नोट्स चाहिए, रिवीजन इज मस्ट, है ना, एज यू नो। तो ब्लड हमें सबसे पहले, हमारे ब्लड को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बच्चों? नंबर 1, अ पंपिंग ऑर्गन, और आप सब लोग आई एम श्योर बता सकते हैं हमारी बॉडी का पंपिंग ऑर्गन क्या है? हार्ट। क्या है? हार्ट, ठीक है। तो इस चीज के लिए तो कुछ भी हमें रटना नहीं पड़ा, है ना, रटने की जरूरत नहीं है।
कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, सब चीज़ की क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब, यानी कि एक नेटवर्क भी चाहिए ऑफ ट्यूब्स। ठीक है, ट्यूब्स का एक नेटवर्क चाहिए टू रीच द टिश्यूज, टू रीच द ऑर्गन्स कह लो, टू रीच द टिश्यूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, तीसरी चीज हमें चाहिए, जैसे कि आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम डेली लाइफ सिचुएशन से इसको थोड़ा सा लिंक करते हैं, अदरवाइज मत लीजिएगा, कि मान लीजिए कि ब्लड आपके स्कूल के प्रिंसिपल की तरह है ना, ब्लड हमारे स्कूल के प्रिंसिपल की तरह है। अब उनको भी आगे जो काम करना है, कितना सिलेबस देना है टीचर्स को कंप्लीट करवाने के लिए, स्टूडेंट्स की आगे क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कब हमें फंक्शंस करवाने हैं, कब एग्ज़ाम्स लेने हैं, इन सब को काम करवाने के लिए ऊपर से कोई प्रिंसिपल को ऑर्डर्स देता है या कुछ चीज़ डिस्कशन होती है, वो कौन होते हैं? मैनेजमेंट होती है। तो यहाँ पे हार्ट जो है मैनेजमेंट का काम कर रहा है, इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जो वो प्रिंसिपल है वो सारा काम अपने आप तो नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, टीचर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं थोड़ी थोड़ी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना, कोऑर्डिनेटर्स में, सुपरवाइजर्स में, क्लास टीचर्स में, है ना। तो इसी तरीके से इनको भी, ब्लड को भी ऐसे ही नेटवर्क की ज़रूरत है ना। उनका भी एक नेटवर्क होता है, बाहर मीडिया से होता है, अलग अलग स्कूल के प्रिंसिपल से होता है, ठीक है, डायरेक्टर्स से होता है कि क्या चल रहा है और हमें बच्चों की डेवलपमेंट किस तरीके से करवानी है। तो वही काम यहाँ पे भी, ब्लड को भी एक नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, अब तीसरी चीज़ ये है कि मान लो अगर कोई चीज़ डैमेज हो जाए या कहीं कोई खराबी आ जाए, क्योंकि लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, तो हमारे पास हमेशा प्लान बी रेडी होना चाहिए, है ना। हम उस डैमेज चीज़ को आराम से रिपेयर कर सके, ये चीज़ मानते हो होनी चाहिए। सिमिलरली ब्लड भी इंश्योर करता है कि एक सिस्टम होना चाहिए, देयर शुड बी अ सिस्टम in place which ensures the repair of डैमेज। कोई भी डैमेज होता है उसके रिपेयर के लिए कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। अभी तक की कहानी समझ में आई, ये चीज़ समझ में आई कि ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करवाता है और इसको किन किन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, पंपिंग ऑर्गन की, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स की और सिस्टम इन प्लेस की ज़रूरत पड़ती है जो कि डैमेज को रिपेयर कर सकता है। ये तीनों चीज़ समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इन तीनों चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे, बड़े तसल्ली के साथ पढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल क्लैरिटी लेंगे इसकी आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं हार्ट को हम सबसे पहले इसकी डिटेल्ड स्टडी करते हैं। हार्ट क्या होता है ना। हार्ट तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके बारे में, इसके फंक्शन के बारे में आज आप लोग जानेंगे। ठीक है, हार्ट, सबसे पहले तो हार्ट होता क्या है। इट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन, ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, ये तो मैम पता है, मस्क्यूलर ऑर्गन है विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल्स से मिलकर बना हुआ होता है। ये आपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, एंड जो हार्ट की मसल्स होती हैं उन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। ठीक है, इट इज एज बिग एज आवर फिस्ट का मतलब कि हमारी जो ये हथेली होती है, इसका जितना बड़ा साइज होता है उतना ही बड़ा हमारा हार्ट होता है। ठीक है बच्चों, ये भी चीज़ क्लियर हो गई, सिंपल थी। उसके बाद तीसरी चीज़ है इसके बारे में, ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। हम पॉइंट्स में जितना हम साइंस को याद रख सकते हैं हमें रखना चाहिए, क्योंकि पॉइंट्स बनाने से क्या होता है, चीज़ें आसानी से रिटेन रह जाती हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है कि इट हैज़ 4 चैम्बर्स, इसके अंदर 4 कमरे बने हुए हैं, 4 चैम्बर बने हुए हैं। इट हैज़ 4 चैम्बर्स, ठीक है, 4 इसके अंदर क्या बने हुए हैं, चैम्बर्स बने हुए हैं, which ensures क्या इंश्योर करते हैं, that there is no mixing of, कि कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी of oxygenated and deoxygenated blood, यानी कि
हमारे ब्लड में आप ये जानते ही हैं ऑक्सीजन भी कैरी करता है ब्लड, ठीक है, ब्लड जो है ऑक्सीजन को भी कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। तो भाई वो आपस में मिक्स भी तो हो सकते हैं, उनके पास ब्रेन थोड़ी है ना, तो वो मिक्स हो सकते हैं। तो वो मिक्स ना हो इसके लिए एक सिस्टम है, इसके लिए एक सिस्टम है, ठीक है। क्या है, 4 चैम्बर्स बने हुए हैं जो कि उनकी मिक्सिंग होने ही नहीं देते, है ना। जब हम इसके प्रोसेस को भी अब पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। ये मस्कुलर ऑर्गन है, इट इज एज बिग एज अवर फेस एंड इट हैज 4 चैम्बर्स, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम पढ़ते हैं कि हार्ट में ये कैसे काम करते हैं। क्या होता है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। आपको बस फिलहाल इतना याद रखना है कि जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड वो कहाँ होगा, वो कहाँ होगा आप बताओ। ऑक्सीजन कहाँ आती है, सबसे पहले लंग्स में आती है। तो यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड सबसे पहले हमारे पास लंग्स में होगा। इस बात को गांठ बांध लो। क्यों, क्योंकि ना बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि लंग्स से हार्ट और हार्ट से लंग्स में उल्टा पुल्टा कराते हैं। तो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऑक्सीजन रिच ब्लड सबसे पहले हमें लंग्स में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, लंग्स में। और लंग्स से ये ब्लड कहाँ ट्रैवल करेगा, हार्ट में। कहाँ ट्रैवल करेगा, हार्ट में। ये चीज़ क्लियर हुई, ये चीज़ क्लियर हुई। और इसका उल्टा यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसको हम बार बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलेंगे आज के सेशन में। क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी का मतलब कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। वो ब्लड हार्ट से जाएगा, हार्ट से जाएगा लंग्स में। इस चीज की क्लैरिटी करो, ठीक है। अब मैम क्लियर तो हो जाता है पर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए वहां पे रिकॉल करने के लिए आपको ट्रिक्स बनानी पड़ेगी। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ OLH। ओ मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, लंग्स टू हार्ट। जैसे कि आप OTP याद रखते हो तो यहाँ OLH याद रख लो। और यहाँ पे आ जाएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CHL। CHL यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट से लंग्स में जाते हैं, ठीक है। क्या ये चीज़ हम याद रख सकते हैं, जैसे कि हम उसमें पढ़ते हैं मैथ्स में RHS, है ना, RHS LHS, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे CHL। आपकी अपनी भी ट्रिक्स हो सकती है, हर बच्चे की अपनी ट्रिक्स होनी ही चाहिए किसी भी चीज़ को एग्जाम में रिकॉल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ अपना बनाया है, आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो भी बात बन जाएगी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से जाते हैं हार्ट में और हार्ट से जाते हैं रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। हार्ट से जाएगा, दिल से सीधा ब्लड जाएगा रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, यानी स्टमक में, इंटेस्टाइन में, है ना, किडनीज में, इन सब में। और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फिर कहाँ से आता है, रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में से आएगा और कहाँ तक जाएगा, लंग्स तक जाएगा, ठीक है बच्चों। ये चीज समझ में आई। बस इसी साइकिल को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग आज करेंगे, ठीक है। तो इसमें अब क्या आता है देखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे। हम ऑक्सीजन रिच ब्लड से ही स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स। लंग्स से ये कहाँ जा रहा है, आप बताओ कि ये लंग्स से कहाँ जा रहा है। ये हमारा हार्ट है, मान लीजिए इस तरीके से एक हार्ट का डायग्राम है। यहाँ पे जो बना होता है इस तरीके से आपके 4 चैम्बर्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है लेफ्ट साइड और ये होता है हमारा राइट साइड। ये चीज क्लियर हुई। ये होता है हमारा लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड। तो आप जैसे कि परेड होती है ना रिपब्लिक डे में, हमेशा लेफ्ट राइट होती है। तो यानी सबसे पहले लेफ्ट आता है। तो यहाँ पे भी आप ये याद रखिए परेड की तरह कि दिल हमारा परेड करता है तो लेफ्ट में जाएगा और वो भी सबसे ऊपर के चैम्बर में। पहले इनके नाम मैं आपको बता देती हूँ चैम्बर्स के, कि लेफ्ट में जो होता है वो है हमारा लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, और ये होगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये होगा हमारा
राइट एट्रिया, राइट एट्रिया, और ये होगा हमारा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। मतलब कि जो नीचे के चैम्बर्स हैं वो है वेंट्रिकल्स, और जो ऊपर के चैम्बर्स हैं, टॉप फ्लोर जो है वो है हमारे एट्रिया। ये चीज क्लियर हो गई। ABCD में भी ए ऊपर ही आता है ना सबसे पहले, तो यहाँ पे ये हो गया आपका राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले ब्लड लंग्स में से हार्ट में जा रहा है, लेकिन कौन से कमरे में, कौन से चैम्बर में जाएगा? लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट एट्रिया में जाएगा। तो चलो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे जाएगा ये लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया में जाएगा। ये चीज समझ में आई। अब इसमें ना एक प्रोसेस होता है कि ये लोग ब्लड को तब रिसीव कर सकते हैं जब ये रिलैक्स्ड हो। जैसे आपको भी नॉलेज तभी मिलती है ना, आपके माइंड में तभी रिटेन जब आप रिलैक्स्ड हो, कोई टेंशन ना हो, आराम से एंजॉय करते हुए पढ़ रहे हैं, तब ज़्यादातर हमारी नॉलेज जो है हमारी माइंड में रहती है। तो ये भी जब रिलैक्स्ड होते हैं ना तभी रहती है। जहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि जहां इन्होंने टेंशन ले ली है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो ये क्या कहेंगे, अब मेरे से ब्लड नहीं संभाला जा रहा, अब तुम लो, आगे पास ऑन कर देंगे। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। तो लेफ्ट एट्रिया क्या है, यहाँ पे रिलैक्सेशन पोजीशन पे है, ठीक है, रिलैक्स्ड पोजीशन पे है। उसके बाद ये जो है लेफ्ट एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तब ये किसको देगी, अपने ही नीचे वाले को दे देगी, ग्राउंड फ्लोर वाले को, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब ये ब्लड, ठीक है, ये अभी हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी के अंदर अंदर ये काम चल रहा है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में, या मैं यहां लिख देती हूं रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। चलो, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ये भी कब रिसीव करेगा, जब ये रिलैक्स्ड पोजीशन में होगा। जहां ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जहां ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में सारा ब्लड चला जाएगा। कहानी समझ में आई ऑक्सीजन रिच ब्लड की, कैसे ये लेफ्ट में खेल रहा है और रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट में जा रहा है। अब रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ तक ब्लड पहुंच गया, मेरे से भाई तुम ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड वापस करो, कुछ ना कुछ तो लेना देना होगा ना, लेना देना एक साथ होता है। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड अब कहाँ जाएगा, क्या वो राइट एट्रिया में जाएगा या वेंट्रिकल में जाएगा? बताइए वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा सबसे ऊपर। सबसे पहले ऊपर की जगह ही घेरनी है, ठीक है, उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, उसको इज्जत देनी है। तो यहाँ जाएगा ये राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया में, जो कि सबसे पहले रिलैक्स होगा, और फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तब वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा, अब हम राइट में आ गए ना, राइट साइड में, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ चला गया नीचे इसके ग्राउंड फ्लोर में, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा, अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा, डायरेक्टली जाएगा आपके लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन, क्योंकि तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो ये लंग्स में जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। क्या ये कहानी समझ में आई हार्ट के प्रोसेस की, स्टेप बाय स्टेप? क्या हुआ, ऑक्सीजन रिच ब्लड था, लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट में सबसे पहले जाएंगे, वो भी ऊपर की साइड, लेफ्ट एट्रिया में गई जब वो रिलैक्स थी, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, ठीक है। उसके बाद वो गई लेफ्ट वेंट्रिकल में, नीचे की साइड, वो रिलैक्स्ड हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन फैल गया। उसके बाद वहां से ब्लड ने ऑक्सीजन तो दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर वो फिर से राइट साइड में गई, अब लेफ्ट को छोड़ो, अब राइट में आ जाओ, तो राइट एट्रिया में गया, जब वो रिलैक्स हुआ, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट वेंट्रिकल में गया, फिर वो लंग्स में चला गया, ऑक्सीजनेशन दोबारा से हो गई। ये साइकिल चलती जाएगी, ऑक्सीजनेशन होकर फिर ये साइकिल चल जाएगी यहाँ से यहाँ, है ना, लंग्स से, फ्रॉम लंग्स लिखा हुआ है ना, फ्रॉम लंग्स लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, तो ये साइकिल चलती जाएगी, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं हमारे हार्ट में ब्लड कितनी बार आया एक साइकिल में?
पहले वो लंग्स से आया यहाँ लेफ्ट साइड में, बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट से फिर दोबारा आ गया, है ना, यानी कि 2 बार गया, 2 बार गया। तो इसका मतलब इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं बच्चों? डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? डबल सर्कुलेशन, इट इज अ सिस्टम, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज अ सिस्टम इन विच, इट इज अ सिस्टम where blood passes through the heart twice, है ना, 2 बार जाता है, ठीक है, 2 बार जाता है इन वन कार्डियक साइकिल। ये कार्डियक साइकिल क्या होता है? वन कार्डियक साइकिल का मतलब होता है बच्चों 1 हार्ट बीट, समझ में आई? और एक ह्यूमन हार्ट कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 1 मिनट में वो धड़कता है 72 टाइम्स, है ना, 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। जो ह्यूमन हार्ट जो है वो बीट करता है, ह्यूमन हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट। ये चीज समझ में आ गई, डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया। पर क्या सारे ही वर्टिब्रेट्स में, सारे ही आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या डबल सर्कुलेशन देखने को मिलती है? नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, जो लैंड पे भी और वाटर पे भी दोनों जगह रहते हैं, उनके पास होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट। ह्यूमन बींग्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है, कई एनिमल्स में भी जैसे काऊ में, इन सब में 4 चैम्बर्ड हार्ट्स हैं। लेकिन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एम्फीबियंस, आई होप ये वाला तो चीज आपको क्लियर हो गई, है ना। तो अब हम आते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करते हैं अगर साइड बाय साइड, तो उनके पास होता है बच्चों 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। 3, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और ये लोग जो है टॉलरेट कर सकते हैं स्लाइट मिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है। यानी कि थोड़ी बहुत ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो जाएगी तो वो टॉलरेट कर जाते हैं। तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट जो है, ये हीट लिख दिया हार्ट को, हाँ, आर हटाते ही ये हीट बन गया। तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके अंदर। और वहीं अगर मैं फिश की बात करूं तो इनके पास होता है बच्चों 2 चैम्बर्ड हार्ट। यहां से सीधा जो आपका ब्लड है, ब्लड पासेस थ्रू गिल, है ना, लंग्स की जगह ये कहाँ जाएगा? गिल्स में जाएगा, और गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड passes directly to the organs of the body, ठीक है। यानी कि इनके पास सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट ही बहुत है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात ही नहीं हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो था वो गिल्स के अंदर गया, ऑक्सीजनेशन हुई, डायरेक्ट हमने बाकी पार्ट्स को दे दिया, टेंशन ही खत्म। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट, यहाँ पे भी मैंने हीट लिख दिया, 2 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो किसके पास होता है? फिश के पास। और 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास, ठीक है बच्चों। ये चीज समझ में आ गई, और जो डबल सर्कुलेशन बताया था वो समझ में आ गया। डबल सर्कुलेशन जो है, डबल सर्कुलेशन ह्यूमन बींग्स में होता है, डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये चीज तो अब आपको क्लियर हो गई। ये क्या करता है? इट ensures the segregation of oxygenated and deoxygenated blood, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड एंड deoxygenated blood which is necessary for optimum energy production in warm-blooded animals,
ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है, उसके लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों का अलग अलग रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि डबल सर्कुलेशन इंश्योर करती है। ठीक है, और इनके अंदर खाली जो सर्कुलेशन होती है वो खाली वंस होती है, एक ही बार होती है फिश के अंदर। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? हार्ट अब आपको क्लियर हो गया, मस्कुलर ऑर्गन होता है, पंपिंग ऑर्गन होता है, कार्डियक मसल्स होती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग से होता हुआ कहाँ जाता है? पहले लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, फिर लेफ्ट लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में। रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पहले राइट अपर चैम्बर में, फिर राइट लोअर चैम्बर में, और फिर उसके बाद जो है ये कहाँ जाता है? आपके लंग्स में जाता है। ठीक है, और हमने पढ़ा एम्फीबियंस और फिश में, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट और फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट। अब बात आती है कि वेंट्रिकल्स के पास थिकर वॉल्स होती हैं एज कंपैरिजन टू द एट्रिया। ठीक है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आ सकता है साइड बाय साइड। हमें क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए कि टॉपिक्स में से क्वेश्चन आखिरकार बनकर कैसे आ सकता है। ठीक है, 2 मार्कर्स 3 मार्कर्स क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो इसमें क्वेश्चन बनता है कि why ventricles have thicker walls than atria। तो इसका आंसर होगा because they have to pass the blood to different organs of the body, and it also ensures that blood does not flow backwards। इसका मतलब ये हुआ कि थिकर वॉल्स वेंट्रिकल्स की, मतलब नीचे के जो चैम्बर्स होते हैं उनकी होती है। क्यों होती है? क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें ही तो डिफरेंट ऑर्गन्स में पास करना है। ऊपर वाला तो खाली नीचे वाले को दे रहा है, तो थिन वॉल से भी काम हो जाएगा, लेकिन जो नीचे वाला चैम्बर है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड को दे रहा है, तो प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारी इसकी थिकर वॉल्स होती हैं। उसके अलावा जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है तो ब्लड जो है बैक भी मार सकता है, तो वो बैक ना मारे, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, उसके लिए भी थिकर वॉल्स का होना जरूरी है। क्या ये चीज समझ में आ गई? दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स ड्यूरिंग contraction and relaxation of atrias and ventricles। ठीक है जी, आई थिंक अब ये क्लियर हो गया, ह्यूमन हार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब हमारा अगला आता है पॉइंट नेटवर्क ट्यूब्स का। ठीक है, हमने ह्यूमन हार्ट पढ़ा था पहली चीज, अब दूसरी चीज थी नेटवर्क ट्यूब्स। तो नेटवर्क ट्यूब्स कैसे होते हैं? तो उसके लिए आते हैं आपके ब्लड वेसल्स। उसके अंदर हमें ब्लड वेसल्स पढ़ने होंगे। ब्लड वेसल्स आपके 3 तरीके के होते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल्स को। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? ब्लड वेसल्स, ठीक है, 3 तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे। सबसे पहले होता है हमारा आर्टरीज, दूसरा होता है हमारा वेन्स, और तीसरा होता है हमारा, ये हो गया हमारा सेकंड वेन्स, एंड द थर्ड वन इज ब्लड कैपिलरीज। ठीक है बच्चों, इतनी चीज समझ में आई, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। अब आर्टरीज क्या होती हैं? ये वो ट्यूब होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं हार्ट से लंग्स तक। ठीक है, ये क्या होती है? आर्टरीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करेंगे फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हार्ट से लंग्स तक, सॉरी लंग्स तक नहीं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स।
ठीक है, वो तो हमने हार्ट का पढ़ा था अंदर, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। वेन्स और वेंट्रिकल्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वेंट्रिकल्स केवल हार्ट में ही काम करता है, लेकिन ये जो है ये हार्ट से बाहर निकल रही हैं, ट्यूब्स बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा हार्ट से कहाँ जाएगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ठीक है, समझ में आई। और वेन्स क्या करते हैं, वेन्स क्या करती हैं, ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ठीक है, फ्रॉम लंग्स, यहाँ पे लंग्स का काम नहीं है, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट टू हार्ट। ये चीज समझ में आई। इसको भी एक ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आर्टरीज, जैसे कि मेरे नाम में भी, मेरा नाम क्या है, आरती है ना, तो आरती से आप आर्टरीज को कनेक्ट करिए। ठीक है, आपको लर्न होना चाहिए, कनेक्ट करिए। और मैं अपनी नॉलेज क्या है आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, आप ऑर्गन्स हैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो यही काम है आर्टरीज का भी, कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। समझ में आई, हार्ट से ऑर्गन्स तक, ये चीज अब याद रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेन्स जो है इसका उल्टा है, वेन्स जो है इसका बिल्कुल क्या है, इसका उल्टा है। ये हो गया हमारा उल्टा। ठीक है, वेन्स इसका बिल्कुल उल्टा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से हार्ट तक, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अच्छा। आर्टरीज जो है आपकी, ये आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और भी ट्यूब्स में, जिनको हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। मतलब ब्लड कैपिलरीज जो है वो क्या है, वो एक छोटे से बच्चे की तरह है। क्या है, छोटा बच्चा। ठीक है, ये क्या करते हैं कि चलो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आर्टरीज लेकर आ गई, मान लो हमारे हैंड तक लेकर आ गई। ठीक है, मान लो एक ऑर्गन है हैंड, वहां तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, हार्ट से आ गया वापस कहाँ पे, ऑर्गन में। ठीक है, तो ये ब्लड कैपिलरीज वहां जाके खुल जाएंगी, छोटी छोटी होती हैं बेचारी। ये कितनी होती हैं, 1 सेल्ड थिक होती हैं। 1 सेल्ड थिक मतलब कि खाली एक सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। तो अब इनके अंदर क्या होगा, ये कहेंगे कि भैया ऑर्गन, भैया हमारे से तुम ऑक्सीजन ले लो और अपना जो भी एक्सचेंज में तुम्हें देना है वो दे दो, चाहे कोई वेस्ट मटेरियल है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो मुझे दे दो, मैं आर्टरीज को दे दूंगी। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज का बस इतना सा काम होता है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन आर्टरीज एंड सेल्स ऑफ ऑर्गन्स, खाली ये एक्सचेंज करवाती है ब्लड कैपिलरी। समझ में आ गई। ठीक है, ये क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होती हैं, ठीक है। और वेन्स का भी काम समझ में आ गया, आर्टरीज का भी काम समझ में आ गया। अब अगर हम इसकी सर्कुलेशन पढ़ें तो इसमें एक वर्ड आता है जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, वो है हमारा पल्मनरी वर्ड। कौन सा वर्ड, पल्मनरी आर्टरी एंड पल्मनरी वेन, ये सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा। पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन जो है ये किससे रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है बच्चों, लंग्स से रिलेटेड है। मतलब ये आर्टरी तो हार्ट से अपना मतलब रख रही है कि हार्ट से भाई डिफरेंट ऑर्गन तक जाएंगे और डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक जाएंगे, हमारा और किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर पल्मनरी वर्ड आ गया तो ये लंग्स से मतलब रखेंगी। ठीक है, और सारा काम इनका उल्टा कर देंगी। ठीक है, एक विलन की तरह सारा काम इनका उल्टा कर देंगी। मतलब पल्मनरी आर्टरी जो है वो क्या करेगी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, और पल्मनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, फ्रॉम लंग्स
टू रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये आएगा फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स टू लंग्स। ठीक है बच्चों, मतलब ये वाला तो काम चला गया यहाँ पर और ये वाला काम आ गया यहाँ पे, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। सब कुछ क्या हो गया बच्चों? उल्टा पुल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं उल्टा पुल्टा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। अब हम इसका एक बारी साइकिल देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, और फिर इस सेशन को हम लोग एंड करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं उस डायग्राम को भी, जल्दी से देख लेते हैं उस डायग्राम को भी कि क्या होता है। जैसे कि मान लो ये है, इस तरीके का कुछ आपका बना हुआ है। ठीक है, ये इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है, फिर भी आई होप आप लोग सब मैनेज करेंगे। ठीक है, और ये आपका कुछ ह्यूमन हार्ट है, यहाँ पे आपकी कैपिलरीज बनी हुई है, ये आपकी कैपिलरीज है, राइट। इस तरीके से ये है कुछ डायग्राम, यहाँ पे भी आपकी कैपिलरीज डिफरेंट बनी हुई है, राइट। ये है, ये है आपका ह्यूमन हार्ट। ठीक है, अब ये है आपकी लंग्स कैपिलरीज, ये लंग्स की कैपिलरीज है, और ये है आपकी कैपिलरीज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, कैपिलरीज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारा जो ब्लड है, हमारा जो ब्लड है वो कहाँ से जाएगा? वो कहाँ से जाएगा? लंग्स से होता हुआ, लंग्स से होता हुआ इसके लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। ये आपकी लंग्स है, यहाँ से कहाँ जाएगा? ये आपके लेफ्ट एट्रियम में गया। ठीक है, इस तरीके से हार्ट से फिर राइट में जाएगा, राइट एट्रियम सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और यहाँ से रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स हैं, ये रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स है। यहाँ से अब आपके वेन्स का काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये सारी आपकी आर्टरीज हैं, ये क्या है? आपकी आर्टरीज, जिस एक आर्टरी होती है एओर्टा, जो कि आपकी लार्जेस्ट आर्टरी होती है, जो कि आपकी लार्जेस्ट आर्टरी होती है। ठीक है, उसके बाद अब ये रेस्ट ऑफ द ऑर्गन से ब्लड जाएगा आपका, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से। ठीक है, इसे कौन कैरी कर रहा है? वेन्स कैरी कर रहे हैं। यहां से जाएगा, पहले अपर चैम्बर में जाएगा, जिसे हम कहते हैं राइट एट्रिया, राइट एट्रिया से ये जाएगा यहाँ, जिसे हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ये वापस से लंग्स में चला जाएगा। ये कुछ सर्कुलेशन समझ में आई? ये कुछ सर्कुलेशन समझ में? अगर मैं ऐसे सिंपल तरीके से लिखूँ, ठीक है कि मैम इसमें तो सब हौच पौच हो रहा है, अगर मैं ऐसे सिंपल तरीके से लिखूँ तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैं इतनी स्पेस ही बहुत है मेरे लिए। ठीक है, सबसे पहले लंग्स, ये दिख रहा है आप सबको? ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ, यहाँ से ये रब कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है लंग्स। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड गया, ऑक्सीजन रिच ब्लड गया कहाँ पे? लेफ्ट एट्रिया में, फिर गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये मैंने आपको शुरुआत में भी करवाई थी, किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। यहाँ से गया रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में। यहाँ से फिर हमारा जाएगा ये राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया में, यहाँ हम इसको अगर मान लो ये हार्ट है तो यहाँ पे आएगा राइट एट्रिया, राइट एट्रिया में जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है, क्या जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू। किसके थ्रू बच्चों? वेन्स के थ्रू, और यहाँ पे आर्टरीज के थ्रू। राइट एट्रिया से जाएगा ये राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये जाएगा लंग्स में।
ये चीज समझ में आई। डायरेक्ट ये लोअर चैम्बर में नहीं जाएगा, अपर में जाएगा, फिर लोअर में और फिर लंग्स में। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आता है वेना कावा। वेना कावा, यहाँ ये होता है आपका वेना कावा। वेना कावा क्या होता है आपका? लार्जेस्ट वेन। लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट आर्टरी का क्या नाम था? लार्जेस्ट आर्टरी का नाम था हमारा एओर्टा। लार्जेस्ट आर्टरी का नाम था हमारा एओर्टा और लार्जेस्ट वेन का नाम है हमारा वेना कावा। आई होप अब आपको ये सर्कुलेशन समझ में आ गई होगी, है ना। ये इजी लग रही होगी कि मैम बस लंग्स से कहाँ जाना है? ऊपर वाले चैम्बर में जाना है, लेफ्ट में, फिर नीचे वाले में, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, फिर दोबारा से स्टार्ट करो राइट के ऊपर वाले से, फिर राइट के नीचे वाले से, और उसके बाद फिर लंग्स में। ये चीज़ क्लियर हो गई है ना। ये चीज़ अब क्लियर हो गई अच्छे से। वेन्स के अंदर हमारे पास वाल्व्स होते हैं। वेन्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? वाल्व्स। आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज होती हैं हमारी थिक वॉल्ड यानी कि मोटी दीवारें, और वेन्स की होती हैं हमारी थिन वॉल्ड यानी कि पतली दीवारें। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड का इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, और यहाँ पे क्या होता है? इट हैज़ हाई यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा लार्ज प्रेशर ऑफ ब्लड, लार्ज प्रेशर ऑफ ब्लड। ठीक है, ये आपकी डिफरेंट नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स में जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। ब्लड कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। ठीक है, जबकि वेन्स में वाल्व्स होते हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होने देते, बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होने देते। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? हार्ट का फंक्शन समझ में आया। और ब्लड वेसल्स, आर्टरीज जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, पल्मोनरी आते ही लंग्स के साथ उसको कनेक्ट करना, और पल्मोनरी का मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा, आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड कैरी करेंगी और जो वेन्स हैं वो क्या करेंगी? आपकी ऑक्सीजनेटेड कैरी करेंगी। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो हमारा आता है कि अगर कोई डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ब्लड के अंदर कितने सेल्स होते हैं। ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, जिसमें से कि तीन है कि ब्लड कंपोज्ड ऑफ सबसे पहले आता है हमारा आरबीसीज। ठीक है, फिर आते हैं डब्ल्यूबीसीज, और थर्ड आते हैं हमारे ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, एक इसके अंदर प्लाज्मा भी आता है, ब्लड प्लाज्मा। तो आरबीसीज के बारे में तो आपको पता ही है कि हेमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से इनका रेड कलर होता है, और हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन होती है, हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन। तो इसलिए ये इनका काम क्या है? कैरीज ऑक्सीजन। चलो, है ना, ड्यूटी बांटने का टाइम आ गया। डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं? फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म्स, और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? बूस्ट करते हैं इम्यून सिस्टम को। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा कैरी करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वेस्ट मटेरियल्स को, है ना। इसमें ऑक्सीजन नहीं आएगा, ध्यान रखना। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं। मतलब अगर कोई इंजरी हो जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, लॉस ऑफ ब्लड होता है, तो उसको क्लॉट करने में कौन हेल्प करता है? ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? तीनों चीज़ें ब्लड की पूरी हो गई, तो इन तीनों ज़रूरतें, पंपिंग ऑर्गन मिल गया, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स मिल गया, और अगर कोई डैमेज होता है तो उसके लिए सेल्स है ना, सबके बीच में उन्होंने ड्यूटीज बांट दी है। अब इसके अंदर एक टॉपिक आता है लिम्फ। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, उसको जल्दी से समझ लेते हैं कि क्या होता है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है बच्चों? ये भी सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा होता है, सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, इसकी क्वालिटी ये है कि प्लाज्मा तो पेल कलर का होता है, पेल येलो, लेकिन ये कलरलेस होता है, और इसके अंदर
लेस प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि कई बारी जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना, छोटे बच्चे होते हैं, है ना, छोटा बच्चे की तरह हमने उसे माना, तो उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसमें से कि प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या कर जाते हैं, एस्केप, है ना, निकल जाते हैं, उसमें से निकल जाते हैं चीटिंग करके। कहाँ जाते हैं, टिश्यू में चले जाते हैं। जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस यानी कि जो जगहें होती है ना, जगह होती है सेल्स के बीच में, उसके अंदर जाकर बैठ जाते हैं टिश्यू में। ठीक है, इसीलिए हम इसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं या फिर हम इसे लिम्फ कहते हैं। और फिर ये जाके कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, ये कलेक्ट हो जाते हैं हमारे लिम्फ वेसल्स में। अब क्या करें, इनका तो कोई काम ही नहीं बचा। तो इनका काम ये होता है कि भाई मुझे कोई काम दे दो, मैं क्या करूं, मैं तो चीटिंग करके बाहर आ गया, इकट्ठा हो गया, तो मैं क्या करूं। तो ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइन को बोलते हैं। तो इंटेस्टाइन के पास डाइजेस्टेड फूड, है ना, ये क्या करते हैं, कैरीज डाइजेस्टेड फूड, है ना, फ्रॉम इंटेस्टाइन, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड, दोनों तरीके का फूड जो होता है फ्रॉम इंटेस्टाइन वहां से कैरी करते हैं और कहाँ तक लेकर आते हैं, फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड गिव्स बैक टू द, कि भैया ब्लड भैया मेरे से नहीं झिल रहा, तुम ही ले लो, है ना, मैं नहीं संभाल सकता। तो गिव्स देम बैक टू ब्लड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस। दूसरा, ये एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह काम करता है, ठीक है, ये सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन में, है ना, सपोर्ट्स इन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सपोर्ट्स इन ट्रांसपोर्टेशन। अब क्योंकि इनके अंदर लैक ऑफ आरबीसीज, इसमें आरबीसीज नहीं होते, ऑक्सीजन तो कैरी नहीं कर सकता, बट डेवलप्स इम्यून सिस्टम, है ना, इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, इम्यून सिस्टम। ठीक है, फाइट्स विद जर्म्स के साथ फाइट करता है। ठीक है, ये सारे फंक्शंस क्लियर हो गए। तो आई होप आप लोगों को अब ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सेशन में जल्दी ही। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।